तो हेलो दोस्तों, मैं शुभम दया और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 3 को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछला पार्ट इसका मैं आ चुका हूँ जिसके अंदर हमने टर्म्स टू रिमेंबर को डिस्कस किया था। सॉरी, ये पार्ट कई दिनों बाद आ रहे हैं, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम थी, मैं बिजी था, लेकिन चलो आप कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, टर्म्स टू रिमेंबर हमने इसके पढ़ लिए थे, टाइम वेस्ट में बिल्कुल नहीं करना है। पहली लाइन से शुरुआत करते हैं। आपको मेरा तरीका बताइए, मैं आपको डिक्टेट करता हूँ, समझाता हूँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ, लेकिन कंडीशन यही है, आपको वो सब नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में, सही से नोट्स बनाने। और अगर कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएं। तो पहले लाइन से शुरुआत करते हैं। वी wear different types of clothes during different seasons. Have you ever thought about the kind of material used for making these clothes? Why are only certain type of dress materials used for clothing in any particular season? Why are certain clothes smooth whereas others rough to touch? Why do certain clothes dry quickly after washing, whereas others take much longer time? यानी कभी आपने ये नोटिस तो किया होगा कि हम हर सीजन में अलग कपड़े पहनते हैं। गर्मियों में हम कॉटन के पहनते हैं, सर्दियों में हम सिल्क या वूल के पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं। और मटेरियल के बारे में आपने कभी सोचा है? गर्मियों में हम कॉटन का क्यों पहनते हैं, सर्दियों में हम ऊन के कपड़े क्यों पहनते हैं, या गर्म कपड़े क्यों पहनते हैं, या फिर स्मूथ के होते हैं कई कपड़े, और जैसे कई सारे रफ के होते हैं, और कई कपड़े ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। या फिर आपको एक और एग्जांपल दूँ, कई कपड़े ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमें आयरन या प्रेस करने की जरूरत नहीं होती, उनके ऊपर सिलवटें आती ही नहीं है। तो ये सब ऐसा क्यों होता है? सीधी सी बात है कि ये सभी कपड़े की प्रॉपर्टीज की वजह से होता है। कपड़े की जो अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, अलग अलग कपड़ा है, उसकी वजह से। तो शुरू करते हैं, नेचुरल एंड मैन मेड मटेरियल्स। हमारा पहली हेडिंग है, इसके ऊपर आप नोट बनाएं। तो नेचुरल मटेरियल कौन से होते हैं? देखो, इसका नाम ही इसको बहुत अच्छे से डिफाइन कर रहा है कि नेचुरल यानी कि वो मटेरियल जो हमें नेचर प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो कि हमें नेचर से मिलता है। द मटेरियल विच आर इन नेचर एंड यूज्ड एज सच आर कॉल्ड नेचुरल मटेरियल्स। फॉर एग्जांपल, नेचर से हमें क्या क्या मिलता है? नेचर से हमें क्या क्या नहीं, सब कुछ ही हमें नेचर से मिलता है। ये मान लो वुड, कॉटन, कोल, ग्रेफाइट, डायमंड और कई सारे मिनरल्स, मेटल्स के और नॉन मेटल्स के नेचुरल मिनरल्स हैं। ठीक है, जैसे ये हो गए हमारे नेचुरल मिनरल्स। अब आगे चलते हैं। नेचुरल मिनरल्स या नेचुरल मटेरियल आपको समझ आएंगे कि जो हमें नेचर से मिलते हैं। अब है मैन मेड मटेरियल। इसका देखो नाम ही डिफाइन कर रहा है इसको, मैन मेड। इसको मनुष्य, इंसान ने बनाया है। इंसान कैसे बनाएगा? इंसान ऐसे तो है नहीं, एक बार हाथ घुमाया वहाँ बन गया, नहीं। इंडस्ट्रीज में बनते हैं। और द मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल मटेरियल्स बाय केमिकल प्रोसेसेस आर कॉल्ड मैन मेड मटेरियल्स। देखा, मैंने आपको बोला था ना कि लगभग हमें सब कुछ ही नेचर से मिलता है। तो यहाँ पे भी आगे बात, जो मैन मेड है उसको इंसान जादू से नहीं बनाता है, उसको भी नेचर से ही लेता है, बस उसको आगे प्रोसेस करता है। और जो नेचुरल मटेरियल है, जो नेचर से मिलता है, रॉ मटेरियल, कच्चा सामान, उसको केमिकल प्रोसेसेस होते हैं कुछ उनकी फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, जिससे वो आगे और प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, उन्हें कहते हैं मैन मेड मटेरियल। जैसे प्लास्टिक है, ठीक है, पेंट है, सीमेंट है, फर्टिलाइजर है, डिटर्जेंट है, ग्लास, सिंथेटिक फाइबर एक्सेट्रा, ये सभी मैन मेड है। अब आगे क्लोथिंग मटेरियल। तो आपने छोटी क्लासेस में इतना तो पढ़ा ही होगा कि जो हमारे क्लोथ्स हैं या तो हमारे प्लांट से आते हैं या एनिमल से। प्लांट से जैसे कॉटन, और एनिमल से जैसे हमारे शीप में से मिलता है हमें, ठीक है, और जैसे वूल और सिल्क है। कॉटन जो भी हमारे प्लांट फाइबर हैं, तो क्लोथिंग मटेरियल में प्लांट फाइबर में तो हो गए कॉटन एंड जूट, और एनिमल फाइबर में वूल एंड सिल्क। एनिमल फाइबर मतलब जो एनिमल से मिलते हैं, और प्लांट फाइबर मतलब जो प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है ऑल दिस फाइबर्स कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन्स और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। ये एक इम्पोर्टेंट है, आपके 1 मार्क्स में आ सकती है कि या 2 मार्क्स में। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीमर्स? द लॉन्ग चेन लाइक मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड पॉलीमर्स। ठीक है, इन्होंने देखो यहाँ बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है पॉलीमर्स का। एक बार इसकी डेफिनेशन सही से पढ़ लेते हैं जो आपकी बुक में गिवन है। A long chain like unit consisting of a large number of small molecules joined to each other by chemical bond is called a polymer.
इनकी एक लंबी सी चैन जिसके अंदर एक छोटे छोटे नंबर, छोटे छोटे हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये तो आपने सुना ही होगा कि बूंद बूंद से बनता है सागर, यानी कि एक एक छोटा छोटा मॉलिक्यूल। ऐसे ही देखो जैसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, जब इनको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं तो ये बॉन्ड से अटैच होते हैं और यही ऐसे फॉर्म करते हैं हमारा कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज। अभी आपकी बुक है, इसके पेजेस को आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे, आपको मॉलिक्यूल्स दिखेंगे, बॉन्ड दिखेंगे जिससे आपस में अटैच है और ये एक पूरी शेप मिली है इसको। तो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल जो कि एक दूसरे से अटैच होते हैं केमिकल बॉन्ड से। ये आप आगे 10th क्लास में पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड्स के बारे में, और इसी को हम कहते हैं पॉलीमर्स। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा आप अपनी नोटबुक में, ठीक है। अब इन्होंने देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है, बहुत ही सही डिफाइन कर रखा है इन्होंने। ये देखो ये वाला कैसे इन्होंने ए फिर ऐसे ही ट्रिपल ए दे दिया इन्होंने, 4A, ट्रिपल बॉन्ड, 4 बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यानी कि जो है ए कोई भी एक मॉलिक्यूल है जो कि पॉलीमर ए को फॉर्म कर रहा है, ऐसे जोड़ जोड़ के A to A ऐसे करते करते n टाइम्स, यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे फॉर्म होता है। तो चलो आगे चलते हैं। हम लोगों ने एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये एग्जाम्पल कुछ बताऊँ आपको समझ आ जाए, पर ये हर एक क्लास का एग्जाम्पल उन्होंने डाल रखा है, ये कॉन्सेप्ट आपकी बुक में गिवन नहीं है वैसे। द पॉलीमर ऑफ इथीन, इथीन यानी इथाइलिन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इज कॉल्ड पॉलीथीन, यानी कि जो पॉलीथीन होता है ना, एक बार देखो इसको, क्या है ये, सॉरी राइटिंग में से माउस से ना ऐसे ही लिखा जा रहा है, कोई नहीं, पॉली प्लस में थीन। एक बार इसको समझ के देखो, पॉली यानी पॉलीमर्स, यानी बहुत सारे नंबर स्मॉल मॉलिक्यूल्स के जब अटैच होते हैं केमिकल बॉन्ड्स से, ठीक है। और थीन यानी इथीन, इथीन इथाइलिन, इथीन यानी इथाइलिन एक केमिकल कंपाउंड होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। जब ये दोनों होते हैं साथ में कंबाइन तो पॉलीथीन बनता है, यानी पॉलीमर्स। पॉलीमर्स यानी बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो लार्ज नंबर में होते हैं इथाइलिन के, वही बनाता है पॉलीथीन। इसका फॉर्मूला में गिवन है, देखो ये, और n का मतलब है n टाइम्स, यानी कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोई गिनती के नहीं होते। और प्लास्टिक तो बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल से बनता है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया नेचुरल पॉलीमर, या एक बार दोबारा बता देता हूँ। पॉलीमर जिनके अंदर जो नेचर से मिलते हैं उन्हें कहते हैं नेचुरल पॉलीमर, जैसे सिल्क, वूल, प्रोटीन, सेल्यूलोस, ठीक है। और जो लेबोरेटरी में या फैक्ट्री में मिलते हैं उन्हें कहते हैं मैन मेड। इन मैन मेड का रॉ मटेरियल क्या होता है, इसका आंसर आप मेरे को कमेंट में बताएं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। इसका आंसर जो भी मेरे को सही रहेगा उसका कमेंट में पिन करूँगा, ठीक है। आपको कमेंट जरूर करना है, चाहे आपको पता हो नहीं पता हो, जो भी पता हो आपको कमेंट जरूर करना है। अभी के अभी वीडियो पोस्ट करके कमेंट करो, इससे आपका ना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ मैंने आंसर तो दिया, सर ने मेरे से पूछा है तो मैंने कम से कम आंसर तो दिया है, चुप तो नहीं बैठा हूँ मैं। ऐसे ही करके आप प्रोग्रेस करोगे। रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग सिंथेटिक फाइबर, तो सिंथेटिक फाइबर कौन से होते हैं, जो कि स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से या उनके सुटेबल कंपाउंड से ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। ये स्मॉल मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कौन से ऑब्टेन होते हैं, वो होते हैं पेट्रोल और नेचुरल गैस ऑब्टेन होते हैं हमारे, ठीक है। चले आगे, तो चलते हैं। अब इन्होंने एग्जांपल दे रखे हैं हमें कंपाउंड के जो रॉ मटेरियल की तरह यूज होते हैं सिंथेटिक फाइबर या सिंथेटिक प्लास्टिक को बनाने में। वो है मीथेन, मिथानॉल, इथेन, इथानॉल, इथीन, प्रोपीन, इथाइन, ब्यूटीन, विनाइल क्लोराइड एसेट्रा। मीथेन यानी CH2, ये आपको भी समझ नहीं आएगा। मिथानॉल यानी कि एल्कोहल का, इसमें ओल, ये ओल जो इसके अंदर प्रीफिक्स है ये एल्कोहल ग्रुप को दिखा रहा है। ये आपको समझ नहीं आएगा, बस आप इनका नाम एक बार ना ध्यान रख लो, क्योंकि 10th क्लास में इसके बारे में ज़्यादा गिवन है, और अभी अगर आप 8th क्लास में इनके बारे में ज़्यादा ध्यान दोगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज होगे, खड़े हो जाओगे, ठीक है। अब इसके ओरल क्वेश्चंस गिवन है, देखो इनके आंसर्स भी हैं आपकी बात, तो आप इनको सोल्व करना कोशिश करें कि आंसर ना देखें, फिर आंसर मैच करें आंसर। अब इसके बाद आता है सिंथेटिक फाइबर्स। एक फाइबर जो है वो थ्रेड लाइक मटेरियल होता है,
ठीक है। अ पॉलीमर विच कैन बी ड्रॉन इनटू थिन एंड लॉन्ग थ्रेड लाइक फाइबर इज कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। एक ऐसा पॉलीमर जो कि एक पतली सी और लंबे से धागे जैसे स्ट्रक्चर में फाइबर के जो खींच सकता है उसको कहते हैं सिंथेटिक फाइबर। जैसे रेयन, नायलॉन, टेरालाइन, ये हमारे सिंथेटिक फाइबर या मैन मेड फाइबर। ठीक है, अब इनके टाइप है। पहला टाइप है रेयन। रेयन का तो आपने सुना ही होगा। रेयन जो है सिल्की टेक्सचर होता है जो कि एंड ऑफ 19th सेंचुरी में बना था। ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है कि व्हेन वाज रेयन प्रिपेयर्ड, सो रेयन वाज प्रिपेयर्ड टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। इसका स्ट्रक्चर सिल्की होता है, इसलिए रेयन को आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके टीचर आपको पेपर में दे सकते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में कि विच टाइप ऑफ फाइबर इज ऑल्सो नॉन एज आर्टिफिशियल सिल्क। इसका आंसर है रेयन। क्यों? क्योंकि उसका एक सिल्क जैसा टेक्सचर होता है। रेयन बनता किससे? सेलुलोज से बनता है, जो कि वुड पल्प, हमारा वुड जो होता है पेड़ों पे उसका पल्प, उसका एक्सट्रैक्ट, उससे उसके सेलुलोज से बनता है रेयन। ठीक है, रेयन जो है सस्ता होता है सिल्क से। आर्टिफिशियल सिल्क यानी कि जो नेचुरल है उसको यूज करके उसी की तरह आर्टिफिशियल मैन मेड, तो ये है सस्ता इस नेचुरल से। इसको डाई भी कर सकते हैं हम कई कलर में, और इसको सिला भी जा सकता है सिल्क फाइबर की तरह। जैसे ये देखो, एक इन्होंने चटाई या पायदान जो भी है ये बना रखा है इन्होंने रेयन का, देखो। ठीक है, अब यूजेस बता रखे हैं। यूज कहाँ पर होता है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फाइबर बनाने के लिए, फैब्रिक बनाने के लिए, कारपेट मैंने बोला ना, कालीन जो ये है उसको बनाने में, टायर कोड को बनाने में, बैंडेज और सर्जिकल ड्रेसिंग जो होती है। क्यों? क्योंकि ये सिल्क की तरह है, सॉफ्ट होता है, इसलिए बैंडेजेस बनती हैं इससे और इसकी प्रॉपर्टी सही है उसके लिए। आगे चलते हैं। नायलन या नीलन, ये एक सिंथेटिक फाइबर होता है जो कि सिंपल केमिकल से बनता है, जो कोयला जो होता है उससे मिलता है जो हमें। नायलन जो है सबसे पहला फुली सिंथेटिक फाइबर है। इसकी प्रॉपर्टीज है, नीलन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक, लस्टरस, इलास्टिक यानी कि खींच सकता है, लस्टरस यानी शाइनी होता है, थिन फाइबर, पतली पतली तारों में भी इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये एब्जॉर्ब नहीं करता है पानी को, इसलिए आसानी होती है इसको धोने में। पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो थोड़ी बहुत जो नमी आएगी वो उड़ भी जल्दी जाएगी। यूँ नहीं है कि ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा और लेट सूखेगा। रिंकल रेजिस्टेंट, मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था, कुछ ऐसे होते हैं हमारे जिनके ऊपर सिलवटें नहीं आती हैं, ये उन्हीं में से एक है। ठीक है, इट इज़ नॉट अटैक्ड बाय फंगस, मोथ एसेट्रा। हम कहते हैं ना कपड़ा रखे रखे भी खराब हो गया या फिर हल्का पड़ गया कपड़ा, तो ये उससे खराब नहीं होता है, फंगस से या मोथ से। मोथ हमारा एक कीड़ा टाइप में होता है जो कपड़े को खा जाता है। ठीक है, इनसोल्यूबल होता है कॉमन सॉल्वेंट्स में। एक मैं आपको ना यहाँ थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे देता हूँ आपको। देखो मैं यहाँ पे लिख के दे देता हूँ, तो लिखता हूँ मैं सॉल्यूट, थोड़ा आगे लिखते हैं सॉल्वेंट। इन दोनों में आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। देखो सोल्यूट और सॉल्वेंट, इनमें से छोटा वर्ड कौन सा है? छोटा वर्ड का मतलब पढ़ने में कौन सा छोटा लग रहा है? सोल्यूट। ठीक है, सोल्यूट हमारा छोटा हो गया और सॉल्वेंट बड़ा। और कभी भी आपने ऐसे देखा घर पे मम्मी ऐसे कर रही हो कि चीनी तो भैया एक गिलास भर के दे दिया आपको, उसके अंदर एक घूंट दूध डाला है, नहीं करते ना ऐसा, यानी कि दूध ज्यादा होता है, तो जो ज्यादा मात्रा में होता है उसको हम बोलते हैं सोलवेंट, क्योंकि ये ज्यादा है, बड़ा है। ये देखो ज्यादा मात्रा में जो होता है उसको सोलवेंट, और जो कम में होता है वो सोल्यूट। ये सिर्फ आपको याद करने के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ, यानी कि जिसके अंदर घोला जाए, किसी भी चीज को डिसोल्व किया जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं सोलवेंट, और जिसको डिसोल्व किया जाए उसको बोलते हैं सल्यूट। तो अब इन्होंने कह रखा है इनसोल्यूबल होता है, यानी कि घुलता नहीं है कॉमन सॉल्वेंट्स में। सोलवेंट यानी कि जिसके अंदर घोला जाता है, और किस कॉमन सॉल्वेंट जैसे वाटर हो गया हमारा कॉमन सॉल्वेंट। ठीक है, अब इसके यूजेस देख लो। ये भी टायर कोड बनाने में यूज होता है, रोप्स में, फिशिंग नेट और पैराशूट रोप। सोच के देखो, अगर आप पैराशूट पे हो, पैराशूट ग्लाइडिंग कर रहे हो और आप गिर जाओ, रस्सी टूट जाए, मर नहीं जाओगे। इसलिए तो नीलन का यूज करते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग होता है, और फिशिंग नेट ताकि वो टूट ना जाए इसलिए। फैब्रिकेटिंग शीट्स, ये जो हमारे शेड बनते हैं इनके लिए। ब्रिसल्स फॉर ब्रशेस, ठीक है, ब्रिसल्स यानी कि जो हमारे ब्रश है उसके जो आगे के तार होते हैं उनके लिए। ऐसे ड्राइंग पे ध्यान ना देना, बस आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मेन मोटिव ये है मेरा, साड़ीज बनाने के लिए, सॉक्स बनाने के लिए, नेक टाइज,
बनाने के लिए, ठीक है, प्लास्टिक होजरी और मशीन पार्ट्स। इसके यूजेस आप एक बार बस नज़र मार लेना, इतने ज़्यादा यूज़ नहीं आते, बस इतना ही आ जाएगा। नेम वाले 2 और 3 यूजेस वो नील। तो अगला आता है हमारा पोलिस्टर। टेरालाइन, डिक्रोन एंड टेरिन आर पोलिस्टिक फाइबर्स। ये पोलिस्टर फाइबर्स के नाम है। पोलिस्टर जो है वो बनता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। पोलिस्टर जो है प्रिपेयर किया जाता है रिएक्शन से, जो कि ईस्टर बॉन्ड बनाती है रिपीटेड यूनिट्स में, यानी कि जो रिपीट हो रही यूनिट्स उनके बीच में एस्टर बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी जो इसकी है वो है स्ट्रॉन्ग होता है पोलिस्टर बहुत, तो जो फैब्रिक होते हैं वो ज़्यादा लंबे टिकते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब जो ये है वो कम पानी एब्जॉर्ब करता है और जो पानी है इसका बहुत जल्दी सूख जाता है और ये भी रिंकल रेजिस्टेंट है। इसके यूजेस में ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही पढ़ लो। साड़ी और ड्रेस बनती है इससे, और इससे सेल्स बनते हैं सेल बोट के लिए, वाटर होजेस बनते हैं फायर फाइटिंग के पाइप में, और कन्वेयर बेल्ट बनती है, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। इसके बाद है एक्रिलिक। एक्रिलिक फाइबर, एक्रिलिक पेंट भी तो सुना है ना आपने, ये वही वाला एक्रिलिक है। एक्रिलिक क्योंकि उसमें ऐसा ही होता है बिल्कुल सेम। एक्रिलिक फाइबर जो है वूल की तरह ही होता है। स्वेटर, शॉल, ब्लैंकेट और कारपेट बनते हैं इससे। एक्रिलिक फाइबर जो है बहुत सस्ता होता है वूल से, इसलिए क्लोथ जो है एक्रिलिक फाइबर के बनते हैं बहुत सस्ते होते हैं वूल के हिसाब से। वूल के कपड़े आप खरीदोगे जो प्योर होते हैं वो थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन सेम प्रॉपर्टी वाला उसको सीम करता है बिल्कुल वही वैसी प्रॉपर्टीज़, और ये सस्ता होता है उससे। तो अब आगे इसके बाद देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स इसके। ये जल्दी से गिल्ला नहीं होता है, ठीक है, तो ये सूखेगा भी जल्दी। ड्यूरेबल है, यानी कि लंबा टिकता है, और ये फाइन थिकनेस, यानी कि इसको पतला ही बना सकते हैं हम। लाइट वेट होता है ये, ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग होता है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी जल्दी फटने कटने का नहीं है इसका, और एब्रेशन रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये इजी टू मेंटेन और चीपर होते हैं, यानी कि बहुत अच्छा हुआ ये। हम इसके बाद देखते हैं सिंथेटिक फाइबर के कपड़े पहनने का फ़ायदा क्या है। यही फ़ायदा है कि वो श्रिंक नहीं होते, छोटे नहीं होते और जल्दी सूख जाते हैं। देखो मैंने आपको शुरू में बोला था प्रेस करने की, आयरन करने की जरूरत नहीं होती, ये आ गया, ठीक है। इसलिए इन्हें वॉश एंड वियर फैब्रिक कहते हैं कि धोया और पहनना, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ये सूखने में, या प्रेस तो हमें करनी नहीं पड़ती है, और ये लंबा टिकता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस भी बहुत होते हैं। एक तो पानी एब्जॉर्ब नहीं करते, तो पानी एब्जॉर्ब नहीं करते तो स्वेट भी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। तो गर्मी के मौसम में जब हमारे जो कपड़े हैं स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करते, तो ये थोड़ा है ना हमारी स्किन से चिपक से जाते हैं, क्योंकि एब्जॉर्ब तो होते नहीं, वो इनके ऊपर चिपक सा जाता है हमारा स्वेट, और ये हमारी स्किन से चिपक जाते हैं, और ये मेल्ट और बर्न इजीली हो जाते हैं। इसलिए जैसे हम कुकिंग वगैरह करते हैं तो हमें ये सलाह दी जाती है कि आप इनको पहन के कुकिंग ना करें। और नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, तो ये पोल्यूशन करते हैं, सॉइल पोल्यूशन, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल नहीं है। और कोल्ड ड्राई वेदर में जो फैब्रिक है ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी स्टैटिक चार्ज जो है उसको डेवलप कर लेते हैं। इन्हीं की वजह से ये स्टैटिक चार्ज जो रात को देख सकते हैं, आपने देखा होगा कि जो हमारे सिंथेटिक फाइबर के कंबल वगैरह होते हैं जब हल्की सर्दियों में वगैरह उठते हैं तो थोड़ा सा उनमें ना स्पार्क टाइप में दिखते हैं रात को, और इन स्पार्क की वजह से कई लोगों को ना स्किन प्रॉब्लम भी हो जाती है, वो उनकी स्किन में हो जाता है कुछ, ठीक है। ये डिसएडवांटेजेस जो है ब्लेंड्स और सिंथेटिक एंड नेचुरल फाइबर में रिमूव कर दिए जाते हैं पार्टली, यानी कुछ पार्ट, और इन्हें जो पॉलिस्टर और कॉटन ब्लेंड का कॉमन होता है ना उन्हें बोलते हैं टेरिको, ठीक है। ये 100 नाउलों के अंदर वही है जो कुछ हमने अभी तक पढ़ा है फाइबर के बारे में। एक बार इसको आप पढ़ लो, बस रीडिंग दे लो इसको, ठीक है। इससे आपके दिमाग में ना दो बार क्लियर हो जाएगा। एक बार तो मैंने पढ़ा दिया और एक बार आप इसको देखेंगे। लो ये रहे ओरल क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, एक बार खुद सॉल्व करो फिर यहाँ से देखो। बार बार अगर वीडियो नहीं खोल सकते लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे चलते हैं। सिंथेटिक प्लास्टिक को ना पिछले कई सालों से यूज़ करते आ रहे हैं। आपको याद होगा, जहाँ तक का आपको याद है अपने बचपन का, आपको कहीं ना कहीं तो प्लास्टिक दिखाया होगा, कहीं ना कहीं क्या सब कुछ तो प्लास्टिक है। चेयर पे आप बैठते हो वो तो प्लास्टिक ही है, तो कुछ कॉमनली यूज प्लास्टिक मटेरियल है। पहले तो प्लास्टिक की डेफिनेशन देख लो, एक सिंथेटिक मटेरियल जिसको हम मोल्ड कर सकते हैं, यानी शेप दे सकते हैं अपनी, उसको बदल सकते हैं किसी शेप में गर्म करने को, उसको कहते हैं प्लास्टिक। प्लास्टिक जो सिंथेटिक होता है यानी मैन मेड पॉलीमर है। इसके कॉमन प्लास्टिक हैं, मतलब कॉमन प्लास्टिक के एग्जांपल है बेकलाइट, नीलम,
टेरिलाइन, पॉलीथीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी, जैसे पीवीसी पाइप होते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया कि ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट से बनता है। तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से, उन्हें बोलते हैं हम लीनियर पॉलीमर। लीनियर का मतलब आप वर्ड्स को एकदम ध्यान से देखा करो। बस लीनियर मतलब एक लाइन, जैसे ये हमने 3 बॉक्स बनाए, अभी ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। लीनियर यानी एक स्ट्रेट लाइन, तो जो एक लाइन में हो स्मॉल मॉलिक्यूल्स उन्हें बोलते हैं हम लीनियर। देखो इन्होंने ये दिखा रखा है। तो अगला है हमारा क्रॉस लिंक्ड। क्रॉस कैसे बनता है? ये क्रॉस हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही है यहाँ पर भी बिल्कुल एक बॉक्स, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ये क्रॉस कैसे हुआ? देखो क्रॉस ही हो गया ना, देख लो ऐसे ऐसे, ये आपस में लिंक्ड है एंड सो ऑन। तो जरूरी नहीं है क्रॉस सिर्फ यही हो। क्रॉस यानी कि ये भी क्रॉस ही है। ये रहा देखो क्रॉस यानी कि सारे के हो जो उसके बोन्ड है वो पूरे में है, ठीक है। जिसमें स्मॉलर इसमें होते हैं लीनियर चेन में कि एक दूसरे से तो लीनियर में तो हो ही हो, लेकिन साथ में अपने नीचे वाले के साइड वाले के सभी के साथ वो अटैच भी हो, ठीक है। सिंथेटिक प्लास्टिक के 2 टाइप होते हैं, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसको ना आप नोटबुक में थोड़ा अंडरलाइन कर लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। थर्मोप्लास्टिक एक प्लास्टिक जो कि हीट करने पे सॉफ्ट किया जा सकता है और मोल्डेड रिपीटेडली, यानी कि जितनी बार हीट करोगे उतनी बार आप उसको शेप दे सकते हो, उसको बोलते हैं हम थर्मोप्लास्टिक। जैसे टॉयज बनाने में या फिर कोम कंघे बनाने में या फिर कंटेनर और पाइप बनाने में इनको शेप दी जा सकती है गर्म करने में। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वही होता है जो एक बार गर्म कर दिया और शेप दे दी तो दोबारा उसको हम रीहीट करने पे शेप वगैरह नहीं दे सकते, वो खराब ही हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमारे स्विच है, इनको आप गर्म करके देखो, खड़ना मत ऐसे घर पे, कोई खराब हो अगर ज़्यादा ही मन कर रहे हैं, मेरी बात नहीं मान रहे, खुद करके देखना हो तो कोई खराब घर पे पड़ा हो उसको गर्म करके देखना, वो पिघल के टपकने लग जाएगा, शेप नहीं बदलेगा, ठीक है। इनको बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो ये एक ही बार यूज़ हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्रॉस लिंक होते हैं एडजेसेंट पॉलीमर्स के, और वो क्रॉस लिंक जो टूट जाते हैं तो फिर उसके बाद ये दोबारा से शेप नहीं ले पाते। ये इनके बीच का डिफरेंस है जो मैंने बताया वही है बिल्कुल, ठीक है। और इसके एग्जांपल है थर्मोसेटिंग में बेक लाइट, चेयर्स वगैरह, और इसमें पीवीसी, पॉलीथीन, ठीक है। कॉमन सिंथेटिक प्लास्टिक और उनके यूजेस। पहला है पॉलीथीन यानी कि जो इथाइलिन से मिलता है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में, और कैटलिस्ट ये भी आपको थोड़ा नॉलेज दे दूँ। कैटलिस्ट हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन के अंदर चेंजेस ला देते हैं बिना अंडरगो किए अपने अंदर, यानी कि these catalysts are the substances which brings changes or which fastens the reaction or show their effect on the reaction without undergoing any change in themselves। अपने अंदर चेंज नहीं लाने देते, रिएक्शन के अंदर ला देते हैं। जैसे इवेपोरेशन ऑफ वाटर, इसमें सनलाइट है, सनलाइट के अंदर क्या चेंज आ रहा है? कुछ भी नहीं, लेकिन पानी जो हमारा जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है सनलाइट होने पे, ठीक है। ऐसे ही प्रॉपर्टी है कि पॉलीथीन जो है थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक मैंने आपको बता दिया कि जिसको हम बार बार बदल सकते हैं। अब इन्होंने बता रखा है लाइट वेट होता है, अनब्रेकेबल होता है, एसिड का और इनका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का कोई इफेक्ट नहीं होता, इंसुलेटर होता है यानी कि करंट को फ्लो नहीं होने देता प्लास्टिक, ना ये पानी को एब्जॉर्ब करता है। यूज़ क्या है पॉलीथीन के? ये पॉलीथीन के बता रहा हूँ आपको, ये सभी पॉलीथीन के यूजेस शीट बनाने में, शीट बनाने के लिए, ठीक है। कंटेनर पानी का, तेल का, किसी का भी कंटेनर, पाइप बनाने के लिए, वाटर प्रूफिंग के लिए। देखते भी हो गया पॉलीथीन वाटर प्रूफिंग आजकल नाम चल रहा है, पॉली वाटर प्रूफिंग है कुछ ऐसा, ठीक है। पीवीसी के थर्मोप्लास्टिक होता है, इनकी एक बार शेप दे दी बार बार नहीं दे सकते, नहीं थर्मो एक बार शेप दे दी उसको आप गर्म करके दोबारा शेप दे सकते हो। इसके पीवीसी पाइप ये जो हमारे घरों में लगती है, इसके बारे में पॉलीस्टाइरीन, ठीक है। ये मोनोमर स्टाइरीन से मिलता है हमें, एक थर्मोप्लास्टिक है ये भी, ये बहुत हल्का होता है पॉलीथीन से भी और ट्रांसपेरेंट होता है।
जैसे हमारे ये जो ग्लव्स हैं ये, या फिर हमारे जो थर्मोकोल है, ठीक है। इसके बाद है एक्रिलिक। एक्रिलिक का देखो ये एक्रिलिक पेंट मैं आपको बता रहा था ना कि इसके यूजेस देखो, पेंट, लेंस, एयरक्राफ्ट या विंडो के स्क्रू बनाने में। इसकी प्रॉपर्टी ग्लास के जैसे होते हैं और ये बहुत सॉफ्ट होता है, स्क्रैचेस आ जाते हैं और ये डिसॉल्व हो जाता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। इसके बाद टेफलॉन। टेफलॉन कोटिंग भी होते हैं ना स्कूटी वगैरह पे, तो आपने सुना होगा टेफलॉन कोटिंग। टेफलॉन जो होता है टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, PTFE, पॉलीमर ऑफ टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, ठीक है। इस टेफलॉन के होता है ये प्रॉपर्टीज़ की हैं, इनर्ट होता है ये, यानी रिएक्ट नहीं करता है इतना, और ज़्यादातर केमिकल का इसके ऊपर कोई असर नहीं है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत आगे जाके पिघलता है ये, आसानी से कभी नहीं पिघल जाता। लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, ठीक है, यानी कि ये फ्रिक्शन रेसिस्टेंट भी कह सकते हैं इसको। टेफलॉन जो यूज़ होता है नॉन स्टिक कुकवेयर, यानी कुकर बनाने में, टेप बनाने में। नॉन स्टिक यानी जिसके जो नीचे वाला उसका बेस होता है वो चिपके ना, नॉन स्टिक। और केमिकल इंडस्ट्री में कोरोजन यानी जर्म नहीं लगे जिस पे उनकी कोटिंग लगे। बेकलाइट एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर यानी जो एक बार शेप दे दे बार बार चेंज ना कर सके। और फिनॉल की रिएक्शन करते हैं जब हम फॉर्मल्डिहाइड से कैटलिस्ट में जब मिलता है हमें। बेकलाइट हार्ड होता है, इंसुलेटर होता है ये भी, और इसके यूजेस हैं स्विच बनाने में, प्लग बनाने में, गेयर व्हील, टेबल टॉप लैमिनेट बनाने में, ठीक है। कोम, फाउंटेन पेन, बॉडी, फोटोग्राफी कोड, ये सब बनाने में बेकलाइट यूज होता है। इसके बाद है मेलामाइन। ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है, ये हार्ड होता है, हाई पॉलिश्ड होता है, और इसको हम अनब्रेकेबल डिनरवेयर एंड डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट बनाने में यूज़ करते हैं मेलामाइन का। आपने देखा होगा घर में कई ऐसी चीज़ें होते हैं गिर जाते हैं, टूटते नहीं हैं प्लास्टिक में, वो मेलामाइन नहीं होता है, ठीक है। अब प्लास्टिक को चूज़ क्यों करें हम? लाइट वेट होता है ये, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है, इंसुलेटर होता है, अलाउ नहीं करता हीट और इलेक्ट्रिसिटी को, नॉन रिएक्टिव होते हैं, वाटर, एयर, सॉइल के साथ प्लास्टिक रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। अपीयरेंस एंड वर्केबिलिटी यानी कि दिखने में सही है, ट्रांसपेरेंट भी और कलर भी कर सकते हैं, और सस्ते भी होते हैं प्लास्टिक किसी भी मेटल से, ठीक है। और प्लास्टिक के लेकिन हमें ना कुछ पता है, जिस भी चीज़ के एडवांटेज होते हैं ना उस चीज़ के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो प्लास्टिक जो है हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो जो हमारा प्लास्टिक है वो हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसलिए ये है ना हमारा डिग्रेडेबल नहीं होता, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो फिर प्लास्टिक जो है वो हमारा धरती में रह जाता है, और अगर जलाया जाए तो अर्थ के सरफेस को पोल्यूट करता है, हमारी एयर को भी, इसलिए प्लास्टिक को कम यूज़ करना चाहिए। सॉइल पोल्यूशन होता है, इससे ड्रेन्स और सीवर लाइन ब्लॉक हो जाती है। एनिमल, कोई गाय मैंने देखी है खाना खा रही होती है बेचारी, लोग उनमें प्लास्टिक डाल देते हैं और प्लास्टिक की पन्नियाँ चबा जाते हैं, उनके गले में अटक जाती हैं, मर जाती हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट एनिमल्स। तो देखो मैंने आपको मोरल वैल्यू भी सिखा दी है। तो रिड्यूस करता है परकोलेशन ऑफ वाटर इनटू द सोइल, यानी कि जो हमारी वाटर टेबल है मेंटेन रहनी चाहिए वो नहीं रह पाती। क्यों? क्योंकि ये पानी और धरती के बीच में अड़ता है, यानी कि जो धरती में पानी जा रहा होता है अगर प्लास्टिक रास्ते में, तो वो इसके ब्लॉकेज बनता है, ठीक है। मिनिमाइज कैसे करें हम डैमेज को इन्वायरमेंट का प्लास्टिक से? तो 4R का फॉर्मूला होता है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर। रिड्यूस कर दो यूजेस प्लास्टिक का। रीयूज, अगर घर पे कोई प्लास्टिक का डिब्बा एक बार यूज करके फेंको मत उसको। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, उसको पता है ये गलत बात है यार, दूसरे देश में ना कोई ऐसा करेगा, उसको पता है क्या बोलते हैं, लाइफ हैक, कि जुगाड़ कर दिया हमने, लाइफ हैक। और इंडिया में जुगाड़, यार हमें गलत है, हमें जुगाड़ बोलते हैं, उनका लाइफ हैक। उनके जुगाड़ लाइफ हैक, हमारे जुगाड़ जुगाड़। रिसाइकल, यानी रिसाइकल कर दो। अब एक प्लास्टिक की बोतल है, उसको अब ऐसे फेंको मत, रिसाइकल के लिए दे दो आप। रिकवर, यानी कि अगर कोई टूट गया है उसको रिकवर करो। जैसे अब एक कप है, वो यहाँ से टूट गया है, उसका टूट गया हैंडल, तो अब उसको फेंको मत, उसका और कुछ भी बन सकता है। अब अगर वो मग है तो उसका पेन स्टैंड बना सकते हो, रीयूज करो उसको, ठीक है। जितना ज़्यादा प्लास्टिक कम खरीदोगे, उसका यूजेस कम करोगे, उतना ही अच्छा है, क्योंकि आगे जाके हमें दिक्कत होनी है। आगे जाके क्या, अभी दिक्कत हमें हो रही है प्लास्टिक से बहुत ज़्यादा। बस इतना ही था आप सभी का चैप्टर। तो एक बार ये और क्वेश्चंस भी देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इनका, और आपकी एक्सरसाइज भी ये रही, सोल्व करें, लाइक करें वीडियो को,
और सब्सक्राइब करें चैनल को। मैंने आधे घंटे के अंदर आपका चैप्टर पूरा समझा दिया है। आशा करता हूँ आप सभी को समझ पूरा आया होगा। मैंने अपनी तरफ से 100% इनपुट दिया है। और मेरे को ना अभी 8 क्लास के कमेंट आ रहे थे कि भैया आप 8 क्लास के लिए बनाएं, 8 क्लास के लिए। अगर किसी और क्लास के लिए चाहिए तो प्लीज़ मेरे को बताओ। और प्लीज़ चैनल को शेयर करो अपने सभी दोस्तों को, ताकि उनकी भी हेल्प हो। और कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ये पक्का बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और सब्सक्राइब करना ना भूलो।